हिंदुस्तान का जो गुरूर और तकब्बुर और ह्यूब्रिस था कि पाकिस्तान को शायद वो बिल्तनी क्या कर देंगे। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वो सब का सब खात्मे मिल गया और फिर इन्होंने ही उनको अमेरिका को कहा कि हमारा जरा सीज फायर कराएं। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Donald Trump obviously has now famously tweeted कि he played a part in the ceasefire. उनका ऑपरेशन सिंदूर था, हमारा ऑपरेशन बनियान अल मरसूस था। ये लिमिटेड वॉर थी, महदूद जंग थी। ये ट्रम्प साहब थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ में कि वो दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा के कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये साथ ही साथ हिंदू इंडिया चाहते। ये एक दीवाने का ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमेरिका को आंखें दिखाएं, क्या हम अमेरिका को पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं? जब हमने न्यूक्लियर बनाना था, एटम बम बनाना था, कई दहाइयां हमने नहीं उनकी बात मानी। पूरी दुनिया में लगा था कि ट्रम्प जो है हमारे लिए बहुत बुरा होगा। We helped a lot. कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो पाकिस्तान के सत्यानाश हो जाएगा। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Very fortunate today to have Aizaz Ahmed Chaudhry, the Pakistan's former ambassador to the United States and foreign secretary for Pakistan. बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सर, हालात तो कुछ आपके सामने ही हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था, डिप्लोमेसी अब आएगी बीच में इंशाल्लाह, उम्मीद तो यही है, लेकिन पहले इससे भी डोनाल्ड ट्रंप obviously has now famously tweeted कि he played a part in the ceasefire. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनने हमसे कॉन्वर्सेशन की, इंडिया से कॉन्वर्सेशन की इस सीज़ फायर पे। आपको इसके बारे में कुछ पता है? क्योंकि जेडी वैंस जो हैं उनने पहले ये कहा कि इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कुछ ऐसी बात की थी उनने। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या रोल था यूएस का अभी इस सीज़ फायर में, क्या रोल था सऊदी का? थोड़ा सा हमें एक बैकग्राउंड तो देना। जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल इज़ वेल दैट हैज़ एंडेड वेल, ए सैनिटी हैज़ प्रिवेल्ड, सीज़ फायर हुआ है, जंग नहीं होनी चाहिए थी। और हिंदुस्तान का जो गुरूर और तकब्बुर और ह्यूब्रिस था कि पाकिस्तान को शायद वो बिल्तनी क्या कर देंगे, वो सब का सब खात्मे मिल गया। अब आइए कि ये कैसे हुआ कि अमेरिका ने शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं ली और बाद में अचानक ही इतनी तेज़ी से वो एक्टिव हुए। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शुरू में अमेरिका ने हिंदुस्तान को वक्त दिया, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहा था कि हम पाकिस्तान को ऐसी सज़ा देंगे, हमें कोई फ़र्ज़ नहीं है हम पे कि हम इन्वेस्टिगेशन करें या एविडेंस ढूंढें, पाकिस्तान का हिस्टोरिकल पैटर्न है, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। इस किस्म की फ्रेंजी चल रही थी उनके लीडरशिप में, उनके मीडिया में। तो अमेरिका ने भी सोचा कि अच्छा चले कर लें जो आप करते हैं। तो जब 10 मई को उन्होंने देखा कि भाई ये तो खड़े ही नहीं हो सके हिंदुस्तानी, एक रिटेलिएशन नहीं। देखें ना, इंडिया ने पहले मिसाइल से टारगेट्स किए, हमारी सिविलियंस को 31 जाने ली, फिर ड्रोन्स भेजे एयर डिफेंस न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो भी नहीं हुए। फिर उसके बाद उन्होंने 3 एयर बेसिस को किया। दैट्स वेयर पाकिस्तान लॉस्ट इट्स कूल के नहीं, अब नहीं। एंड देन वी रिएक्टेड, एंड आपने देखा कि हमारी ब्लिट्जक्रीग थी जैसे रिएक्शन की। उसके बाद ये ठहरे नहीं है और फिर इन्होंने ही उनको अमेरिका को कहा कि हमारा ज़रा सीज़ फायर कराएं। बीच में बातचीत चल रही थी, सऊदी अरेबिया भी थे इन्वॉल्व, मेरा ख्याल है किसी हद तक ईरान और यूएई भी थे, कतर भी थे, लेकिन ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ने ये दिलचस्पी ली। हिस्टोरिकली भी वही करते रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारा जो घोड़ा जिसको हम चीन के लिए तैयार कर रहे थे, ये घोड़ा तो पिट गया। तो फौरी तौर पर उन्होंने सीज़ फायर प्रपोज किया। पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा था कि हम अमन चाहते हैं, हमें गलत इम्प्लीकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सारे वाक़े में, इससे कश्मीर कॉज मुतासर होती थी, हम क्यों करेंगे। लेकिन ये सुन नहीं रहे थे, ये हवा के घोड़े पर सवार थे। और फिर वो सीज़ फायर हो गया, न्यूट्रल वेन्यू पे टॉक्स की बात हुई है और आगे जाके देखते हैं। बट आपका सवाल जो था वो मेरा ख्याल है मैंने जवाब दिया। अच्छा सर, इस्लामाबाद ने तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट को प्रेज़ किया, उनने कहा कि जी बहुत अच्छा है कि वो इन्वॉल्व हुए। दिल्ली ने इसको डाउन प्ले किया, दिल्ली ने कहा कि नहीं, ये हमने ख़ुद डिसाइड किया, पाकिस्तान की वो DGMO to MO कॉन्वर्सेशन हुई और हमने ये डिसाइड किया। क्या ये पॉस्चरिंग है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, या क्या ये एक न्यू वर्ल्ड व्यू देना चाह रहे हैं कि अब इंडिया ना डोनाल्ड ट्रंप की सुनेगा ना किसी की सुनेगा?
अरे अरे अरे, कहाँ कैसे सुनेगा। उनका पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इन्हीं की रिक्वेस्ट पे निक रॉबर्टसन जो कवर कर रहा था सीएनएन का, उसने भी इसको कंफर्म किया। लेकिन चले, अगर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जिसको इन्होंने इतना हाइपर नेशनलिज्म का मंजन बेचा हुआ था कि वो बड़े बेचारे जो है ना वो हैरान हक्के बक्के रह गए, उनका मीडिया, उनके डिफेंस एनालिस्ट, उनकी आम पब्लिक, कि भाई हम तो कुछ और कह रहे थे, ये तो कुछ और निकला। पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिटेरेंस रिजीम को रीस्टैब्लिश किया है, ये खुद परेशान हो गए। तो इसलिए फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, चलें करते रहे फेस सेविंग के लिए। लेकिन असल बात यह है कि ये अमेरिका के खिलाफ इस तरीके से खड़े होके उनको टाल नहीं सकते। शुरू में थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन इवेंचुअली यूएस को ही नाराज कर देंगे अगर इन्होंने थोड़ा ज्यादा इनकार किया। तो मेरा ख्याल है कि दे विल कम अराउंड टू एक्सेप्टिंग द यूएस टर्म्स। अच्छा, बीच में ऐसा भी हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी की और सब दोनों पार्टियों ने अनाउंस भी कर दी सीज़ फायर, तो फिर इंडिया ने वापस बोला कि सीज़ फायर ट्रीटी पाकिस्तान ने तोड़ दी है। कोई ड्रोन्स की बात की या फायरिंग की बात की एलओसी के अराउंड, उसको पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने कंटिन्यू किया अपनी कॉन्वर्सेशंस के क्या क्या बैटल स्ट्रेटेजिक चीज़ें हुई, और इंडिया ने भी उसके बाद कोई बात नहीं की। तो वो एक बड़ी अजीब सी मुझे बात लगी कि एक ये कॉन्वर्सेशन हुई कि सीज़ फायर टूट गया है, लेकिन उसके बाद फिर बस वापस पीस हो गई। भाई शायान, देखें तो सही, कितनी खिफ़त उठानी पड़ी, कितनी हजीमत उठानी पड़ी। दे हैड टू ईट द हम्बल पाए। और वो जो था कि पाकिस्तान को पनिश करना है, और कुछ लोग तो ऐसे थे कि कांग्रेस के एमपी ने आर्टिकल लिख दिया हिंदुस्तान टाइम्स, ना सॉरी द ट्रिब्यून में, कि जी पाकिस्तान का एंड गेम आ कर दें, आप तो ये खात्मा कर दें। तो वो सब इतनी हाइप जब बनी हो, तो जब नीचे दोबारे से हवा निकलती है तो थोड़ा बहुत तो ये करेंगे। लेकिन बेसिक पैरामीटर्स वो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज पाकिस्तान अभी भी रेडी है और उन्होंने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी टेस्ट कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का चीन के साथ जो है पार्टनरशिप, वो भी उन्होंने टेस्ट कर ली है। अब वो इस किस्म का कुछ नहीं करेंगे, अपनी आवाम के सामने बेचारे परेशान है। वो उनके फॉरेन सेक्रेटरी का तो ट्विटर हैंडल जो है उसके ऊपर इतनी वो हिंदुस्तानियों ने गालियां लिखी कि उन्होंने बंद करना पड़ा। तो हिंदुस्तान की आवाम बहुत अपनी लीडरशिप से अपसेट है, इसलिए ये थोड़ी बहुत तो इस किस्म की वो करते रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इवेंचुअली दिस सीज फायर विल प्रॉब्ली होल्ड। आपको लगता है कि जब 7 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है, माशाल्लाह, देखें बहुत सारी चीज़ें इंडिया वी शुड एडमायर अबाउट देम, एटलीस्ट मैं पर्सनली तो करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, उनका सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, डाउन टू देयर क्रिकेट इवन शायद। तो बड़े तो वो बहुत हो गए, सुपर पावर शायद वो कहला रहे हैं, लेकिन एक अंडर एस्टिमेट उनने पाकिस्तान को किया था, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को किया था। और आपको क्या ख्याल है? देखें, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा था कि व्हाट वाज द एंड गोल। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे साथ हाइपोथेसाइज करें, अब ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल टू नो, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिकली गेम ऑफ थ्रोन्स दुनिया की देखी जाए, तो ये क्या अचीव क्या करना चाह रहे थे? मिसाल चले अचीव नहीं किया, लेकिन करना क्या चाह रहे थे? मुझे तो अभी तक ये भी नहीं समझ आई। अरे आपको पता है कि इनकी पार्लियामेंट में 2023 में इन्होंने एक नक्शा लगाया। अशोका का, मौर्य डायनेस्टी का एक रूलर था अशोका उसको कहते हैं। और वो उसमें ये पाकिस्तान का सारा इलाका, बांग्लादेश का काफ़ी इलाका और साउथ की टिप को छोड़ के वो सारा था। तो ये अखंड भारत इसको कहते हैं। आरएसएस ने हमेशा से अखंड भारत का एक नारा लगाया है, और ये जो बीजेपी उसके साथ इस हद तक तो एग्री करती है कि भाई हम एक बड़ी पावर बन जाएंगे अगर ये सारे हमारे साथ। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये साथ ही साथ हिंदू इंडिया चाहते हैं, यानी एक शुद्धि तहरीक को दोबारा रिवाइव करके सारे मुसलमानों को, सारे नॉन हिंदूज को हिंदू भी बनाना और फिर अखंड भारत बनाना। ये होगा नहीं, ये एक दीवाने का ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन इनके यहाँ ये बहुत ज्यादा ये चीज चल रही है कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। उस आर्टिकल का जिसका मैंने हवाला दिया, उसमें तो ये कह रहे थे कि हम अपना जो बॉर्डर है अब रिवर इंडस के ईस्टर्न बैंक तक ले जाएं और वेस्टर्न बैंक से आगे पश्तूनिस्तान हो। यानी आप सोचें तो सही ना कि किस दुनिया में रह रहे थे। इनका जो एंड गोल था वो ये था कि पाकिस्तान को हम खत्म कर दें या डिसइंटीग्रेट कर दें या कमजोर कर दें, क्योंकि दिस इज द ओनली कंट्री लेफ्ट जो चैलेंज कर रहा है। हालांकि ये भी गलत है, आपको पता है बांग्लादेश भी इनको अब चैलेंज कर रहा है। इनको इवन नेपाल भी आंखें दिखाता है कि भाई आप हमारे ऊपर क्यों इस तरह करते हैं। श्रीलंका भी करता है। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, आपने सही कहा, 7 ट्रिलियन की नहीं,
4 ट्रिलियन 3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है वो, लेकिन दिल छोटा है। ये अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट कहते हैं, पर ये कोई तरीका है सिविलाइज्ड बिहेवियर है कि आपको रात में सोते हुए लोगों को ऊपर आप मिसाइल स्ट्राइक करके 31 जाने ले लें, और ये वहां पे आप कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं उस दिन आईजी पंजाब जो थे पुराने, वो उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे हैं कि आप बेशक चले जाए, जो मर्जी चला जाए मुरीद के में, वो पिछले 15-20 साल से वहां पे बिल्कुल आम लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने जो हवा क्रिएट किया था पाकिस्तान को एक यानी जैसे कहते हैं तोड़ने का या डिसइंटीग्रेट करने का, और उसकी वजह से ये अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, अपनी सियासत चलाते हैं, वो सब का सब जो है वो नाकाम हुआ है। ये मेरे ख्याल में इनका एंड गोल था जी। अच्छा सर, अगर आप ये फिर मुझे समझाएं कि जो इंडिया का नैरेटिव है, चलें अभी तो खैर बिल्कुल ही थोड़ी सी उनकी मसले मसाइल चल रहे हैं, तो अभी के नैरेटिव पे नहीं बात करता। जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पुराना नैरेटिव था दहशतगर्दी का, कि हम दहशतगर्दी के अटैक्स इंडिया में कराते हैं, दे ऑफन साइट द मुंबई अटैक्स, ऑब्वियसली अभी जो अटैक हुआ है उसमें भी बात होती है। तो मैं जो समझना चाह रहा था कि क्या हम इस चीज़ को, आप एक डिप्लोमेट रहे हैं, आप इस चीज़ को शायद बेहतर मेरे से जानते हैं, क्या इस चीज़ को हम डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व कर सकते थे? क्या अगर मैं बोलूँ इंटरनली पाकिस्तान क्या कुछ डिफरेंटली कर सकता था इन द वीक्स लीडिंग अप टू दिस, अब आई डोंट नो अगर इसको हम अटैक कहें, जंग कहें, जो भी ये वाक़या हुआ है, अभी तक तो इसका नाम नहीं हमने कुछ कोइन किया, लेकिन समझना मैं ये चाह रहा हूँ कि बिफोर द मिलिट्रीज गॉट इन्वॉल्व्ड, क्या हमारी हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी डिप्लोमेसी कुछ बेहतर दोनों साइड से हो सकती थी? देखिए, आप इसका नाम क्यों नहीं ले सकते? उनका ऑपरेशन सिंदूर था, हमारा ऑपरेशन बनियान अल मरसूस था। ये लिमिटेड वॉर थी, महदूद जंग थी ये। और उससे पहले जो पहलगाम का वाकया हुआ, अगर हिंदुस्तान उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो जाता, पाकिस्तान के साथ ताउन करता, पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि कश्मीर के अंदर जहाँ पे टूरिज्म चल रहा है हम उनको क्यों खराब करें? पाकिस्तान तो कश्मीरियों के लिए बड़ी हमदर्दी रखता है। तो हिंदुस्तान ने जब एक रवैया ये ले लिया कि हमने जंग करके सबक सिखाना है, तो उसके बाद डिप्लोमेसी का चांस रहा कोई नहीं। पाकिस्तान ने 2-3 बार कोशिश की, ये कहा कि भाई आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें, हमें मत शामिल कीजिए, अपने भरोसे के जो मुल्क हैं यूएस को कर लें, आजकल आपका वो पार्टनर है अक़वाम मुत्तहिदा, किसी को कर ले, जिसको मर्जी कर ले, लेकिन वो डिप्लोमेसी को चांस देना नहीं चाहते थे। मैं आपको बताऊं, इन्होंने माइंड मेकअप किया हुआ है पाकिस्तान को। अब इनको आईना दिखाना चाहिए। हमने, अगर आपको याद हो तो मैंने एक अपनी किताब आजकल लिख रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर, मुकम्मल हो गई थी तकरीबन, तो अब मैं उसमें ये चैप्टर ऐड कर रहा हूँ। जब मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स, उनमें से अक्सर, सारे नहीं, अक्सर में इनसाइड एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे। छत्ती सिंहपुरा 2000 से लेकर, समझौता एक्सप्रेस से लेकर, इवन पठानकोट से लेकर, तो ये हम इनको, ये एक तो ये हमें थोड़ा सा इनको अब ये दिखाना होगा कि जनाब आप इस तरह ना किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म कर रहे हैं उसका भी तो हमारे पास बड़े सबूत हैं। वो पहले पाकिस्तान अमन की खातिर ज्यादा उसको उछालता नहीं था, लेकिन अब तो करेगा, पाकिस्तान बताएगा, जो सबूत हमारे पास हैं वो लेकर आएंगे सामने। इतनी बड़ी ट्रेन को आपने BLA के थ्रू करवा दिया, हॉस्टेज करवा दिया, लोगों को मार दिया, तो ये सारी बातें अब मैदान में आएंगी। उस न्यूट्रल वेन्यू पे जो टॉक्स होंगी, हमारे पास उसका एजेंडा होना चाहिए। टेररिज्म का भी 3 एजेंडा आइटम्स होने हैं, लेकिन वो मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन टेररिज्म के मामले में आप क्या सवाल आपका टेररिज्म पे था, तो हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। आई थिंक ये वक्त आ गया कि अब हम उनको बताएं कि जनाब आपने ये जो शोशा छोड़ा हुआ है पिछले 25 साल से, ये क्रेडिबल नहीं है, टेनेबल नहीं है, और पाकिस्तान के पास बड़े माकूल जवाबात हैं इसके। सर, आपको लगता है कि, एंड आई वांट टू गेट टू व्हाट कुड बी द गुड पार्ट ऑफ द फ्यूचर, लेकिन अगर मैं इससे पहले आपसे ये पूछूं कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये सीज़ फायर होल्ड करेगी? इंडिया अभी भी काफ़ी एग्रेसिवली अपनी मीडिया में बात कर रहा है पाकिस्तान के बारे में। अगेन ये शायद डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या ये लग रहा है कि यहाँ पे अभी सीज़ फायर होल्ड करेगी कुछ एटलीस्ट महीने या साल? करना तो चाहिए, लेकिन अगर हिंदुस्तान फिर यही काम करेगा तो अब, पहले तो उन्होंने शक की बुनियाद पर उनको कुछ बेनिफिट दे रही थी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का रवैया देखा है कि उन्होंने 3 बार स्ट्राइक की, तब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और हर बार झूठ बोला, उनके मीडिया पे झूठ बोला। अब इंडिया के अपने जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म,
मैं कहता हूँ जी, मैं एक दो अमेरिकन थिंक टैंक्स में बैठ रहा था, तो उसके अंदर इंडियन भी बड़े सीनियर लोग थे, तो वो मुझे कहने लगे कि 6-7 मई को जब हमने अटैक किया, उससे पहले आपने अटैक किया हुआ था। अरे इतना झूठ! और या ये कि हमने ड्रोन उस वक्त भेजे जब आपने ड्रोन्स भेजे। तो ये जो झूठ के ऊपर, जो आपको पता है, झूठ के हमने बचपन से अपनी किताबों में पढ़ा था कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो साबित हो गया इस दफा। और सच जो है, उस सांच को आंच नहीं, सच जो है ना वो निकल के रहता है। तो पाकिस्तान ने अपनी डिटेरेंस, आप कह रहे हैं कि व्हाट गुड हैज कम आउट ऑफ इट, पाकिस्तान ने अपनी डिटेरेंस जो है वो स्टैब्लिश कर दी है, री एस्टैब्लिश कर दी है। ये जो नया नॉर्मल बनाना चाह रहे थे 2016 में या 2019 में, वो धड़ाम से जमीन पर आन गिरा है। अब कोई नया नॉर्मल नहीं है। नया नॉर्मल अब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक डिटेरेंस रिजीम है, उसको डिस्टर्ब ना कीजिए। पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी भी उतनी स्ट्रांग है जितनी इसकी न्यूक्लियर डिटेरेंस है। हम उधर तो गए ही नहीं है, हम सारे इसके ऊपर ही रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के इस उसके बाद अब इंडिया वो नहीं करेगा। एलओसी का सीज फायर अगर वो वायलेट करता है तो innocent जाने जाएंगी दोनों तरफ एलओसी के। ये क्या इसमें कमाल है? और मजीद कश्मीर के ऊपर लाइमलाइट डालेंगे और सारी दुनिया कहने लगे कि ठीक है कश्मीर का मसला हल करें, तो ठीक है करते रहे आप एलओसी फायर, और भी ज्यादा दुनिया में आ जाएगी आवाज के ठीक है कश्मीर का मसला हल करें। तो करें भी, करना भी चाहिए, लेकिन ये अभी तक हठधर्मी से काम ले रहे थे और कर नहीं रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि दे आर ऑन ए लूजिंग एंड। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी बात की, जो आपने बात की कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने की, कि वो ट्रंप साहब थोड़े ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं इस चीज़ में कि वो दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा के कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। पहली बात तो क्या आपको लगता है ये पॉसिबल भी है कंसिडरिंग एवरीथिंग टुडे, और अगर है तो क्या शेप हो सकती है कश्मीर रेजोल्यूशन की? देखिए, पाकिस्तान का अपना एक स्टांस है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के तहत प्लेबिसिट होना चाहिए। ये नहीं किया गया, उनको मौका नहीं दिया गया, कश्मीरियों को उनके साथ ज्यादती की गई। ये ज्यादती ठीक नहीं है, आप ये की। हिंदुस्तान का ये है कि नहीं, ये हमारा इंटीग्रेटेड है, सेटल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये प्रपोज करेगा कि आप स्टेटस को मान लें। मेरा ये ख्याल ऐसे हंच है मेरा, मैं जानता तो नहीं कि उसके जहन में क्या है। आसान सोल्यूशन वो ढूंढेगा कि जो आपके पास है आप रखें, जो आपके पास आप रखें। थोड़ी ले दे होगी, दोनों साइड पे अपनी अपनी ऑफिशियल पोजीशंस आएंगी। तो मुझे लगता है कि कोई किसी किस्म का जो 4 पॉइंट फार्मूला जिसके ऊपर तकरीबन दोनों मान गए थे, उसी की कोई रीइनकारनेटेड वर्जन, कोई नया वर्जन उसका जो है ना वो उस पर बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान ओपन रहा है बायलैटरलिज्म पे भी, थर्ड पार्टी मीडिएशन पे भी, और मल्टीलैटरलिज्म पे भी अंडर यूएन फ्रेमवर्क। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई कहेगा कि ठीक है अगर आप उस रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आइए बैठिए, सिंसियरिटी के साथ बातचीत कीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर वो पीस मेकर बनना चाहते हैं तो फिर वो एक हिंदुस्तान के तरफ पूरी तरह बाइस नहीं ले सकते हैं। और इस वजह से कोई इस तरफ जाता नजर आ रहा है मुझे। अगर ये जाए, अव्वल तो हिंदुस्तान ने पूरी रेजिस्टेंस करनी है, ये एकदम से नहीं होने लगा, ये काफी टाइम लगेगा, बट दैट्स वेयर इट माइट बी हेडेड। अच्छा, हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो तो ये बहुत क्लियरली रीइटरेट कर ही जा रहा है कि हम खुद एक सुपर पावर हैं, तो हम किसी सुपर पावर की बात नहीं सुनने वाले, बेशक वो चाइना हो या अमेरिका हो। तो फिर मुझे समझ नहीं आती ना, एक तरफ कॉन्वर्सेशन अगर मैं देख रहा हूँ अमेरिका से, पाकिस्तान से, वो यही बात हो रही है कि कश्मीर इशू ये वो, लेकिन इंडिया एटलीस्ट डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली आके कह ही जा रही है कि जी अब हम एक सुपर पावर खुद हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बताएं कितना इन्फ्लुएंस हो सकता है अमेरिका पे, इंडिया पे अमेरिका का? आप ये देखिए कि इतना हाइपर नेशनलिज्म इन्होंने किया, और अब उनकी जो आवाम है वो पूछ रही है कि जनाब ये आपने बताया हमें ये था कि हम तो सुपर पावर हैं, और ये सुपर पावर इस तरह करती है, इस तरह बिहेवियर होता है उसका सुपर पावर का। तो इसलिए ये थोड़ी देर ये इस तरह का शोर शराबा जारी रहेगा। लेकिन ये याद रखिए, इंडिया के लिए टू फ्रंट सिचुएशन क्रिएट हो गया। चाइना पाकिस्तान ने बहुत आपस में उनकी अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़ी शो कर रही है। तो हिंदुस्तान मजबूर है कि अमेरिका के साथ दोस्ती रखे, उनके साथ जो उन्होंने उनके साथ साथ किया। इंडिया के पास जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब अमेरिका बेस्ड होते जा रहे हैं। अमेरिकन तो उनको F-35 भी चाह रहे थे, इन्होंने रफाइल ले लिए। रफाइल वाले जो भी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वो ना कोड्स देती है आपको,
आपने भी कोई F-16 इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो कोई नहीं किया इस्तेमाल, हमने JF-17 किया। तो अमेरिका के ऊपर इंडिया की जो डिपेंडेंसी इन्होंने कर दी है, यही इनके लिए सबसे बड़ा हैंडीकैप है। ये उसके बगैर अब नहीं चल सकेंगे। 2 फ्रंट बन गए हुए हैं और दोनों तरफ हमें दिखा दिया है कि हम वो कर सकते हैं जो हमें अपने दिफा में करना है। तो हिंदुस्तान को उनकी बात बहरहाल सुननी होगी। शुरू का ये शोर शराबा अपनी जगह, बट इवेंचुअली उनको उनकी बात सुननी, अगर नहीं सुनेंगे तो ये टेंशन जारी रहेगी दोनों फ्रंट्स के इनके ऊपर, और फिर देखेंगे कि ये आगे कहाँ लेके जाते हैं। लेकिन अब ये जो पॉलिटिकल कॉस्ट है इनकी मीनवाइल वो बढ़ती जाएगी। मोदी एंड कंपनी को पता चल जाएगा, बिहार के इलेक्शंस आएंगे दूसरे तीसरे, कि क्या कॉस्ट पे करनी। इन्होंने सारा एंटी पाकिस्तान एंटी मुस्लिम के ऊपर अपना वोट शोट बैंक डेवलप किया था, लेकिन अब इनको काफी ज्यादा उसको मुश्किल पेश आएगी। आई थिंक दे नीड यूनाइटेड स्टेट्स एट दिस टाइम। एक और बात ये भी चल रही थी मीडिया में कि इंडिया ने IMF को स्ट्रॉन्ग आर्म करने की कोशिश की कि वो अभी हमारी एक पेमेंट जो रिलीज़ कर रहे थे कि वो ना करें। आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे तो ये पता चला है कि भाई वो नहीं, कुछ इनकी वहाँ पे कोई काविश इनकी कामयाब नहीं हुई, और वो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि पाकिस्तान को उनकी जो रिलीज करेंगे। नाउ दैट आई एम ऑन दिस सब्जेक्ट, मैं ये भी कहूँगा कि एक बहुत अच्छा वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की कौम ने, जो एक पूरी कौम के तौर पर लड़े हैं पूरा, यानी मैं समझता हूँ कि इस किस्म का इतिहाद मैंने नहीं देखा था पहले, कि 1965 की जंग की याद ताज़ा होगी कि सारी की सारी कौम, पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान के सफारतकार, पाकिस्तान का मीडिया, हम सब के सब एक कौम की तरह, मैं कहता हूँ हम एक नए पाकिस्तान में आ गए हैं। तो अब इसको इस्तेमाल करके हमें अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। हम दूसरों पे डिपेंडेंस हमें नहीं चाहिए। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप की अपनी इकोनॉमी सीधी करें, अपने मुल्क को मजबूत बनाएं। अगर मुल्क मजबूत नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान जैसे जो दुश्मन है वो ये समझते हैं कि जनाब अच्छा इनको हम वी कैन टेक देम ऑन, तो फिर आपको ये बहुत बेहतर होगा कि आप दूसरों से पैसे लेने की बजाय खुद जनरेट करें, कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज करें, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाएं। जब तक आपकी इकोनॉमी सही नहीं हो जाती आप हटे नहीं अपने इस मिशन से। जी नहीं, बड़ी आपने खूबसूरत बात की। इसी को लेते हुए मैं ये भी समझना चाह रहा था कि एक वैसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन मेरे साथ चलें, अगर US अब हमें स्ट्रॉन्ग आर्म करने की कोशिश करते हैं, हमने इंडिया की तो बात की, लेकिन अगर अमेरिका हमें स्ट्रॉन्ग आर्म करने की कोशिश करता है कि ये मान लो या ये कर लो या ये ऐसे करो, तो हम इतनी रिस्ट्रेंट दिखा सकते हैं क्या? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमेरिका को आंखें दिखाएं, क्या हम अमेरिका को पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं? नहीं, हमने जब कोई कड़ा वक्त आता है, एक बार थोड़ी अमेरिका को डिक्लाइन किया, कई बार किया। जब हमने न्यूक्लियर बनाना था, एटम बम बनाना था, कई दहाइयां हमने नहीं उनकी बात मानी। जब हमारा कोर नेशनल इंटरेस्ट आता है तो मेरे ख्याल में हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सूरत हाल पैदा ही नहीं ना हो रही। पाकिस्तान तो अमन चाहता है, पाकिस्तान ने तो कह दिया था कि भाई हम अमन के लिए तैयार है, और अमेरिका यही कह रहे हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिले, वो कश्मीर मसला हल कर दे, इसलिए वो इंडिया पे दबाव डालेगा। पाकिस्तान तो तैयार था कि भाई मसले को हल करें, हम तो कहते हैं। तो पाकिस्तान का क्लैश नजर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को ये मालूम है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अगर मैं चीन के पास धकेल दूंगा तो उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहेंगी यहाँ पे, और वो अगर पाकिस्तान को वो तंग करेगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को तंग करेगा, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर बेजा ज्यादा दबाव डालेगा। जितना थोड़ा बहुत दबाव डालना है वो हम करते रहे हैं। हमें उन्होंने बड़ा कहा कि जी आप मिसाइल रेंजेस ये करें वो करें, बड़ा कुछ कहा, लेकिन पाकिस्तान अपने मफाद में अब तो और भी ज्यादा अपने मफाद में खड़ा होना जानेगा। तो इसलिए बिल्कुल इस बात की गम नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बिल्कुल जंग नहीं करनी, ना कोई हमें जरूरत है, ना हमारा उनके साथ झगड़ा है। हमारी बहुत सारी चीजों में अमेरिका के साथ बड़ी कोऑपरेशन है। हमारे तालीम का शोबा है, हेल्थ का शोबा है, ज़राअत का शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, तजारत का शोबा है। क्यों खराब करेंगे ताल्लुका? सरमायाकारी आ सकती है वहां से। पाकिस्तान उनके साथ वो रख रहे हैं, बल्कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बजाय कि ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये ज्यादा राब्ता कर रही है पाकिस्तान के साथ। तो मैं वो जो आपने जिसका खदशा जाहिर किया, मुझे वो नजर नहीं आ रहा। वैसे ये भी एक अच्छा टॉकिंग पॉइंट है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को वर्ल्ड वाइड, इन अमेरिका और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लगा था कि ट्रंप जो है हमारे लिए बहुत बुरा होगा, कि जी अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो पाकिस्तान के सत्यानाश हो जाएगा। और अब इत्तफाकन आपने भी बात की और एक मीडिया में भी बात चल रही है
कि नोबेल पीस प्राइज़, कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्या ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का? अगर मैं आपसे यही पूछूं कि यार हम कितने एक तो गलत हो सकते हैं अपने ओपिनियंस में शायद किसी चीज़ के बारे में, और दूसरा ये कि अगर हमें अभी ऐसा लग रहा है कि इंडिया हमारा इतना बड़ा दुश्मन है, जिस तरह हमें लग रहा था कि ट्रंप जो है आके हमारा सत्यानाश कर देगा, शायद हमें ऐसा ही लग रहा है कि अब हमारा तो कोई तरीका ही नहीं इंडिया से दोस्ती करने का, और मोदी और इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो एक कंटिन्यूअस हमारा दुश्मन रहेगा। क्या ये चीज़ें उतनी ही जल्दी ग्लोबल स्केल में चेंज हो सकती हैं? मैं अभी राहुल गांधी साहब का लोकसभा में स्पीच सुन रहा था और उन्होंने अपनी बीजेपी की हुकूमत को क्रिटिसाइज करके कहा कि हमारी तो सारी फॉरेन पॉलिसी इस बात पे थी कि पाकिस्तान और चीन इकट्ठा बन के दो फ्रंट ना बन जाएं। आपने उनको इकट्ठा ला खड़ा किया है। वो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान से पीस प्रोसेस इसलिए जारी रखते थे ताकि पाकिस्तान और चीन इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ ना करें, और आपने वो सब कुछ कर दिया। लेकिन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है ना इंडिया के अंदर भी। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो हासिल किया है वो अमेरिका की वजह से नहीं किया है, वो अपने जोरे बाजू पे किया है और अल्लाह ताला की मदद से किया है। अमेरिका और रूस और चीन और हिंदुस्तान ये सब के सब पाकिस्तान से ताल्लुकात रखना चाहेंगे अगर आप अपने मफादात में काम करें, एक मुतहिद होकर एक अपने जोरे बाजू पे आए, अपनी सेल्फ रिलायंस पे आए, तो आप देखेंगे कि आप छोटा मुल्क नहीं है, आप दुनिया का 5वां इतना बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से। 240 मिलियन की मंडी है बहुत बड़ी। पाकिस्तान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। इसके अंदर कौन सी ऐसा वसीला या वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने नहीं दिए। हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह वो इतने ज़हीन फतीन हैं। तो ये सिर्फ एतमाद की कमी थी, वो आज हमें मिल गया है वो उस किस्म का एतमाद। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ भी अच्छे तरीके से करनी चाहिए बातचीत अपने इंटरेस्ट में। अगर आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट की क्लैरिटी है तो मैं नहीं समझता कि आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई मसाइल होंगे। मैं कहता हूँ फिर शायद इंडिया के साथ भी ना हो, क्योंकि इंडिया ने जो है वो भी समझ जाएगा और अब समझ गया है कि भाई अब पाकिस्तान अपने मफादात की हिफाजत करना जानता है। तो वी आर हेडिंग फॉर गुड टाइम्स एंड वी शुड। अब हमारी जो डिप्लोमेसी और सफारतकारी है उसके लिए बड़ा इम्तिहान है कि वो इस मिलिट्री ट्रायम्फ को किस तरीके से सफारती कामयाबी में बदलता है, और ये बदला जा सकता है। पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अमेरिका रखना चाहता है ताल्लुकात आपके साथ, और चीन तो है ही आपका पार्टनर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम बेहतर करेंगे काम अगले आने वाले दिनों में। डिप्लोमेसी का शायद अब अगला टेस्ट यही हो कि अभी तक इंडिया ने तो ये कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको उन्होंने अबेंस में ही रखा हुआ है, उसको उन्होंने अभी तक रीस्टैब्लिश नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, शायद शॉर्ट टर्म में नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में तो है। इसके ऊपर अब हमारा डिप्लोमेसी के चैनल से ही हम किसी तरीके से इसको अलाइव करेंगे वापस। देखिए वो 3 एजेंडा आइटम्स हैं। एक टेररिज्म की हमने बात कर ली, एक कश्मीर की बात कर ली, ये तीसरा है पानी। पाकिस्तान की हयात है, पाकिस्तान की जिंदगी है। 240 मिलियन लोगों की बका उसके ऊपर है, इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में पानी बहुत खास अंदाज में देखा जाता है, और अगर ये ट्रीटी टूटती है तो ये दुनिया वाले भी सब परेशान होंगे क्योंकि गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब पाकिस्तान को इन टॉक्स में ये एजेंडा आइटम टॉप पे रखना चाहिए, मेरे ख्याल में सबसे ऊपर रखना चाहिए कि इंडिया रोल बैक करे अपनी सस्पेंशन को। हाँ, अगर आपने कोई नेगोशिएट करना है, आपके कुछ नुक्ता नजर हैं कि हमारे उस वक्त से 1960 के बाद से एनवायरमेंटल चेंजेस आई हैं, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स आए हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस आई है, तो आइए एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल डिस्कस करें, एक एडिशनल प्रोटोकॉल डिस्कस करें, परमानेंट इंडस वाटर कमीशन को फाल करें जिसको आपने डिसफंक्शनल किया हुआ है, उनकी एनुअल मीटिंग्स को होने दें जो आपने रोकी हुई हैं। ये चीजें हमें एजेंडा पे लानी होंगी क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कह चुकी है कि अगर पानी नहीं को आपने रोकने की कोशिश की या डाइवर्ट करने की कोशिश की तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, और अब हमने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है कि अगर हमें जरूरत पड़े तो हम वॉर कैसे करते हैं। इसलिए ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम है जिसपे मेरे ख्याल में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता पाकिस्तान। आपने 4 पॉइंट्स की बात की, सर चौथा पॉइंट क्या है? नहीं, मैंने 3 पॉइंट्स कहे, चौथा पॉइंट हमारा अपनी रिसर्च है। हमें बहुत कुछ काम करना है, हमें अपने लिए बैठ के, ये हमारे सफारतकार जो हैं वो तो डे टू डे में मसरूफ होते हैं, हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, हमारी जो एकेडमिया है वो बैठ के रिसर्च करें, हमारे जो नैरेटिव्स को मजबूत करें, क्योंकि ये पूरी कौम, देखें जंगें पूरी कौम लड़ती है, खाली फौजें नहीं लड़ती। इसलिए इस वक्त जो जज्बा है, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है कि हम सारे उसमें शरीक हों
और हम कोई की एग्रेशन नहीं चाहते, हम जहरियत नहीं करना चाहते। हिंदुस्तान रहे जिस तरह भी रहना चाहता है, लेकिन ये ना करे अपना ह्यूब्रिस, अपना गुरूर, अपना तकब्बर हम पे इम्पोज ना करे। हम उनके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करनी जरूरी है। इस टाइम में हमें ये काम सब कुछ करने होंगे। बिल्कुल सर, और अच्छा वक्त है। इतने शायद यूनिटी मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और अल्लाह करे ये चले आगे भी। अच्छा सर, मैं अगर जी आपको इसी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में ये भी समझना चाहूँ कि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती थी पाक चीन दोस्ती की। हम आपको लगता है किस लिहाज से ये चीज़ अब इस्टेब्लिश हो चुकी है, और विद द मिलिट्री यूजिंग ओनली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी और प्राइमरीली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस जंग में, तो कितना इससे चाइना को बेनिफिट हुआ है? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस मिनी जंग में, इस कंट्रोल्ड वॉर में सबसे बड़ा शायद फ़ायदेमंद चीन है। ये क्या आपको लगता है एक एक्यूरेट स्टेटमेंट है? जी, पाकिस्तान के अलावा चीन भी बहुत बड़ा विक्टर है इसमें से, क्योंकि चीन की टेक्नोलॉजी कॉम्बैट एनवायरनमेंट में टेस्ट हो गई है, और बल्कि अब वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सुपीरियर नज़र आई है इस दफ़ा। इसलिए चीन की जो मार्केट है उनके मिलिट्री इक्विपमेंट की, मटेरियल की, वो बहुत बढ़ जाएगी। लोग वो लेना चाहेंगे। भाई आप इतने महंगे महंगे जहाज और महंगे महंगे इक्विपमेंट क्यों खरीदें जब आपके पास चीन का ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा सस्ता माल अवेलेबल है। तो सब लोग ये करना चाहेंगे। पाकिस्तान का जो हमारा पोर्टफोलियो है, मेरी इतला ये है कि वो डाइवर्स है। उसमें चीन का बहुत कंपोनेंट है, उसके अंदर कुछ अमेरिका का, कुछ दूसरे सोर्सेज हैं, टर्की वगैरह, और बहुत सारा हमारा अपना सेल्फ इंडिजिनस है, हमारे जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अच्छी बात होती है, लेकिन चीन के साथ पाकिस्तान को जुड़ा रहना चाहिए। पाकिस्तान को उसकी बड़ी करीब उसकी कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। बल्कि अगर चौथा पॉइंट मैं कहना चाहूँ, एक्शनेबल पॉइंट, वो यही होगा कि चीन के साथ और ज्यादा अच्छी तरह जुड़ जाइए, उनको हर वक्त ऑन बोर्ड कीजिए, क्योंकि चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी भी करना चाहता है, पाकिस्तान को डिफेंड भी करता है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स में, और चाहे पाकिस्तान इंटरनल पोजीशन में किसी में कभी इंटरफेयर नहीं करता, हम भी नहीं करते। दोनों एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे मबनी ये रिलेशनशिप है। तो इसको मजीद स्ट्रेंथन कीजिए। कोई मिक्स सिग्नल माजी में एक दो बार हुआ मत दीजिए। चाहे चीन पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अच्छा सर, मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा। मेरा बस एक आखिरी सवाल है जो मैं सोच रहा था उस दिन। बहुत कॉन्वर्सेशन हुई, हम हिस्ट्री पे कुछ पॉडकास्ट भी करते हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा बात की कारगिल की। अब मैं तो बहुत छोटा था जब कारगिल हुई थी, लेकिन बात हुई थी उस ज़माने में कि बहुत स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप थी। वो एक गलती ऐसी थी जो हमें आज तक शायद भारी पड़ती है। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ये इंडिया की पहली दफ़ा, एटलीस्ट मुझे जो याद पड़ता है या जो मैंने देखा है अपनी लाइफ टाइम में, क्या ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिसस्टेप था लाइक कारगिल फॉर इंडिया? जी सही कह रहे हैं। देखिए, कारगिल में मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है, और अब ये दूसरी किताब में भी डाल रहा हूँ उसका, कि जो मिलिटरीली वो टैक्टिकल मूव ठीक थी, क्योंकि जो हाइट्स पाकिस्तान से इंडिया ने छीन ली थी, आप वो वापस ले रहे थे, और आप उनकी रसद का जो रास्ता है काट रहे थे। तो आप करते रहते, सब लोग करते हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी। इधर एक लाहौर पीस प्रोसेस चल रहा था, ओवर सीक्रेसी थी। उन्होंने ये भूल गए कि जंगे कौमें लड़ती हैं, खाली फौजें नहीं लड़ती। तो ये जो काम उस वक्त हमने गलती की थी, आज हमारा वो मिसस्टेप नहीं हुआ, हमने ठीक किया। और हिंदुस्तान ने मिसस्टेप किया, उन्होंने अपनी हकीकत को जाने बगैर जरा एग्जरेट किया, एनिमी को वो अंडर एस्टिमेट किया, अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट किया। यस, इट वाज ए वेरी बिग मिसस्टेप बाय इंडिया। जिस तरह हमने कारगिल में किया मिसस्टेप, इन्होंने भी किया। तो ये उनके लिए भी, हमने भी सबक सीखा कारगिल से। तो हमने अब बहैसियत कौम लड़े हैं, और उन्होंने भी अब इससे सबक सीख लिया होगा कि भाई इस तरह नहीं कर सकते कि आप जो आपके छोटे हमसाए हैं, दे आर नॉट वॉक ओवर, इनके ऊपर आपने अगर रहना है तो पुरअमन बकाए बाहमी के साथ रहिए। और सर, आपने अभी बड़ी खूबसूरत बात 2-3 दफ़ा बोली इस पॉडकास्ट में कि जंगें जो हैं कौम लड़ती है, और इस दफ़ा जो मुझे लगता है हमारी मिलिट्री ने भी बहुत अच्छा किया। मिसाल अगर मैं कारगिल से कंपेयर करूं, तो हमने जो बहुत अच्छा किया कि हमने ऐसे किया कि मिलिट्री, मीडिया, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी सब वन पेज पे थी। हमारी
ISPR इंफॉर्मेशन जब तक कंफर्म नहीं कर रही थी तो हमारी मीडिया नहीं लगा रही थी। हमारी हुकूमत, हमारी ब्यूरोक्रेसी सब जो हैं एक सिंगुलर मैसेज दे पा रहे थे, जो मुझे फ़ील हुआ, पर्सनली मुझे फ़ील हुआ। दूसरी साइड पे ऐसा नहीं था। दूसरी साइड पे कुछ टीवी पे चल रहा था, कुछ ऑनलाइन चल रहा था, कुछ अवाम में चल रहा था, कुछ गवर्नमेंट में चल रहा था और कुछ और मैदान में चल रहा था। तो ये जो हमने कोऑर्डिनेशन दिखाई, ये जो हमने यूनिटी दिखाई, ये आपको लगता है कि क्योंकि इत्तफाकन पाकिस्तान के अच्छे हालात नहीं चल रहे, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, ना किसी तरीके से, ये यूनिटी इस दफ़ा क्यों थी इन कंपैरिजन टू दी अदर टाइम्स? मेरा ख्याल में क्रंच जब आता है ना, कौमें मुत्तहिद हो जाती हैं। हम सारे जेन्युइनली फिक्रमंद थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये इंडियंस, तो पूरी कौम मुत्तहिद हुई। दूसरा ये कि जब हमारी लीडरशिप सारी बैठी, सिविल और मिलिट्री, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, वहां से फैसले हुए तो सब ऑन बोर्ड हो गए, यानी एवरीबडी केम ऑन बोर्ड। और कुछ ये खुदा ताला का हमारे पर करम हुआ कि हम सारी कौम को समझ आ गई कि भाई अगर इतने बड़े दुश्मन से लड़ना है तो फिर, और हक पर भी हो। इस दफा हम ये भी कन्विंस थे भाई शायान कि हमने नहीं किया, पूरी कौम कन्विंस थी। मैंने हर लेवल पे मिलिट्री और इंटेलिजेंस के जाके पूछा है, सब ने मुझे कंफर्म किया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं था पहलगाम के साथ। सब कन्विंस थे कि हम हक पर हैं, और जब आप हक पर हों तो फिर आप वही करते हैं जो हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पूरी कौम ने सही तौर पर एक ऐसा प्रेसिडेंट अपने लिए कर दिया है कि अब हम बाकी चैलेंजेस में भी अगर मुत्तहिद हो जाएं तो क्या ही बात है, एक अच्छी कौम बन के उभरेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू लीव इट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। Thank you for having me. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.